नमस्कार, संडे सत्संग में आपका स्वागत है। आज फिर कर्नाटका से। मौसम अच्छा है, दिन में धूप रहती है, लेकिन शाम होते-होते यहाँ मौसम बड़ा सुंदर हो जाता है और अच्छा लगता है कि भई कर्नाटका में बैठे हैं, इस वक़्त उत्तर भारत की गर्मी नहीं झेल रहे हैं। कर्नाटका का जिला है हासन, जो कि देवेगौड़ा जी का जिला है। वहाँ से वापस अभी हम बंगलुरु की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में रुके हैं। खेत खलियान है, हल है, फावड़ा है, सुंदर से नारियल के पेड़ हैं। जैसे कर्नाटका के बहुत इलाकों को देख के लगता है कि ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है, इतना सुंदर इलाका। यहाँ चुनाव के सिलसिले में है और येद्दलू कर्नाटका के काम से जब फुर्सत मिलती है, तो मैं वो करता हूँ जो करने में मेरा मन लगता है। मतलब 2 साथियों के साथ गाड़ी पकड़ी और निकल पड़े, जहाँ जिधर फील्ड में किसी से बात की, लोगों से उतर के, किसी नौजवान से, किसी महिला से, बुजुर्ग से, दूसरे व्यक्ति से, क्या चल रहा है चुनाव में, लोगों से सुनना, समझना। जितना बोलना ज़रूरी है, राजनीति में बोलना ज़्यादा हो जाता है, सुनना कम होता है। इसलिए सुनने के मिशन पे निकल गए थे, पिछले 2 दिन से यही चल रहा है और उस माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कर्नाटका में क्या स्थिति है। क्योंकि हमने एक सर्वे की फाइंडिंग्स को पब्लिक किया। कर्नाटका में एक मीडिया हाउस है, ई दिना। ई दिना मतलब आज। ई दिना डॉट कॉम ने एक बहुत शानदार सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने कर्नाटका के 41,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की और ये पैसे के लिए करने की बजाय उन्होंने कर्नाटका में तमाम ऐसे लोग जो कि सिटीजन जर्नलिस्ट, जो कि बतौर जर्नलिस्ट इंटरवेंशन करना चाहते हैं, उन वॉलंटियर्स की मदद से सर्वे किया। तो मुझे रुचि हुई, उस सर्वे की फाइंडिंग्स आई, तो मैंने भी उसको सार्वजनिक किया। बहुत लोगों ने नोटिस किया और सब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी कर्नाटका में ये तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ कांग्रेस को थोड़ा सा एज है, लेकिन देखिए त्रिशंकु विधानसभा होने वाली है और बनाएगी तो सरकार जनता दल एस डिसाइड करेगा। ये सर्वे तो बिल्कुल कुछ और कह रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं सर्वे कहता क्या है। ई दिना डॉट कॉम की तरफ से किया गया सर्वे बताता है कि दरअसल कर्नाटका में कांग्रेस को बीजेपी पे कोई 10% वोट का मार्जिन है। ये देखिए आंकड़े दिखा रहे हैं, नीला बार है पिछले बार का और हरे वाला है इस बार का। तो नीला बार बताता है कि कांग्रेस का वोट पिछली बार जो 38% के करीब था, वो बढ़ के 43% के करीब हो जाएगा और बीजेपी का वोट जो 36% के करीब था, घट के 33 पे आ जाएगा। जनता दल एस जो कि पहले 18% के करीब थी, वो घट के 16% पे आ जाएगी। यानी कि चुनाव में कांग्रेस को 5% का फायदा होगा, स्विंग उसके पक्ष में होगा। बीजेपी के विरुद्ध 3% का, जनता दल के विरुद्ध 2% का। आपको लगेगा ठीक है, चुनाव में सामान्यतः तो ऐसा होता है, 2-5% आगे बढ़ना घटना तो होता है, लेकिन सीटों में इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। अब आप इसका सीट का रिफ्लेक्शन देखिए। भविष्यवाणी शब्द लोग इस्तेमाल कर देते हैं, मैं नहीं कहता, ये अनुमान है, अनुमान से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो अनुमान ये है कि पिछली बार कांग्रेस को जहां सिर्फ 80 सीट मिली थी, वहां इस बार 132 से 140 सीट आ सकती है। कर्नाटका में 224 सीट है, बहुमत के लिए 113 की जरूरत है। लोग कह रहे हैं अगर 130 120-25 हो गए तो कांग्रेस सेफ है। ये सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस को 132 से 40 तक सीट आ सकती है, जो कि पिछले 30 साल में कांग्रेस को कभी नहीं आई। पिछले 30 साल में कांग्रेस को 132 से अधिक सीट कभी नहीं आई। मतलब 30 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब जाहिर है बात सुन के झंझनाहट है सब तरफ। बीजेपी के बारे में कहते हैं कि जिसे पिछली बार 104 सीट आ गई थी, उसकी सीटें घट के इस बार 57 से 65 के बीच में रह जाएंगी। शायद यहाँ गलती से हाँ नहीं 65 ही लिखा हुआ है जी। और जनता दल एस जिसको पिछली बार 37 सीट आ गई थी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसकी भी घट के 19 से 25 के बीच में रह जाएंगी, बाकी 1 से 5 के बीच में रह जाएंगे। अब जाहिर है सर्वे सुन के तमाम तरफ से लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये आपने कैसे कह दिया। तो मैं तो कहता हूँ भाई मैंने नहीं कहा, ये ई दिना का सर्वे है, एक अच्छा सर्वे था और मुझे लगा कि हाँ इसकी बात सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनी तो है नहीं
टीवी वाले इनका प्रचार नहीं करते। और वैसे भी अगर कोई खबर आ जाए जो कि बीजेपी के पक्ष में ना हो, तो आप सब जानते हैं वो खबर दबा दी जाती है, तो इस सर्वे को कोई रिपोर्ट नहीं करता कोई। मतलब कन्नड़ा की टीवी चैनल जो बिल्कुल वाहियात किस्म के सर्वे को छाप रही हैं, उन चैनलों ने, उन अखबारों ने इस सर्वे को छापने से इनकार कर दिया। तो मुझे लगा भाई कि जहाँ इतना पैसा, दबदबा, सत्ता का आतंक है, वहाँ अपना धर्म बनता है कि ऐसी बात को प्रचार किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए। तो वो तो हुआ, लेकिन लोग पूछते हैं कि अच्छा आपने इसलिए प्रचार कर दिया क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में है। मैंने कहा ना भाई, मेरा इस सर्वे के प्रति झुकाव, आग्रह, लगाव इसलिए हुआ था कि इन लोगों ने किसी बड़ी एजेंसी को बनाने की बजाय वॉलंटियर के थ्रू काम किया। और अगर ऐसा चीज होता है, जनमत को जनता तक पहुंचाना लोकतंत्र का काम है और ये लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने तो इसको किया था। संयोग ऐसा है कि इस सर्वेक्षण में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा अच्छी दिखाई दे गई है। फिर लोग पूछे अच्छा पर आपको विश्वास तो होगा इस पे? मैं कहता हूँ बिल्कुल है, विश्वास तो है। सर्वे क्योंकि हुआ है, सर्वे ईमानदारी से हुआ है। सर्वे सही भी होते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये ईमानदारी से हुआ है। कम से कम वो नहीं कि कमरे में बैठ के बना दिया और ये सब कुछ कर लिया, वैसा सर्वे नहीं है। सर्वे जमीन पे हुआ है। फिर भी इसकी जांच करने के लिए हम घूम रहे हैं। पहले भी गया था, बाद में भी गया था, और मोटी तस्वीर जो मुझे समझ आती है वो ये कि इस वक्त कर्नाटका में पूरा एक अंडर करेंट है। हमारे हिंदी में चल गया है शब्द साहब, अंडर करेंट चल रहा है, या हमारे इधर कहते हैं ना हवा। हवा इस बार कांग्रेस के पक्ष में है, इसमें कोई संदेह नहीं। कांग्रेस के पक्ष में है और बीजेपी के खिलाफ है। और इस सब का परिणाम ये हो रहा है कि जेडीएस को भी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। जेडीएस ना तो इसका मुख्य बेनिफिशियरी है, ना इसका कोई मुख्य नुकसान जेडीएस को है। वो एक तरह से कोलेट्रल डैमेज की तरह है। लेकिन मुख्यतः इस सर्वेक्षण से बात आ रही है कांग्रेस आगे, बीजेपी पीछे। ऐसा क्यों? दो चार चीज मैं बताना चाह रहा था। पहली बात तो कम से कम उत्तर भारत के लोगों को और कर्नाटका से जो इतना परिचित नहीं है उन्हें समझना चाहिए कि कर्नाटका गुजरात नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, कर्नाटका उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं। कर्नाटका अभी भी देश का वो राज्य है जहां कांग्रेस की स्थिति सामान्य से बेहतर है। कर्नाटका अब भी वो राज्य है जहां कांग्रेस का गांव में, एक गांव या जिला स्तर के ऊपर संगठन बाकी है। कर्नाटका देश का अंतिम राज्य था जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब होनी शुरू हुई। पहला तो ये याद रखिए, कर्नाटका में कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश या बिहार में है, चाहे चुनाव हार गई थी। पिछली बार जब कर्नाटका में कांग्रेस चुनाव हारी भी थी, उसे 80 सीट आई थी, बीजेपी को 104, तब भी कांग्रेस को बीजेपी से 2% फालतू वोट आया था। इस बात को याद रखिए। दूसरा कि कर्नाटका में बीजेपी उतनी गहरी नहीं है जितना कि बाकी, तो इस लिहाज से कर्नाटका ना गुजरात है ना मध्य प्रदेश है। कर्नाटका में बीजेपी आज भी अपेक्षाकृत नई पार्टी है और उतने गहरे पांव नहीं जमा पाई है, क्योंकि अंततः बीजेपी कर्नाटका की जो सामाजिक समीकरण है उससे अभी भी मिल नहीं पा रही है। पहले बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, बाद में बीजेपी ने लिंगायत समाज में अपनी पैठ बनाई, उत्तरी कर्नाटका का जो भारी हिस्सा था वहां पे। लेकिन अब भी कर्नाटका के बाकी बड़े समुदाय में बीजेपी की पैठ नहीं है और आज तक एक भी बार बीजेपी को कर्नाटका में अपने आप मेजॉरिटी नहीं मिली है। याद रखिए इस बात को। सरकार बना लिए 2-3 बार चोर दरवाजे से, लेकिन मेजॉरिटी आज तक बीजेपी को नहीं आई। तो पहली बात ये कि यहाँ कांग्रेस वैसे ही सामान्य से मजबूत है, बीजेपी सामान्य से कमजोर है। दूसरी बात, ये जो सरकार चली है, ये सरकार बेहद निकम्मी। इस बात को हमने सड़कों पे पूछा, लोगों से बात किया। बीजेपी के समर्थक खुद ये कहने को तैयार नहीं है कि सरकार अच्छी है। पिछले कई दिनों से मिल रहे हैं, बीजेपी के समर्थकों से बात कर रहे हैं, उनसे कहते हैं कि साहब ये बम्बई सरकार के बारे में क्या मत है? कहते नहीं मोदी जी के पक्ष में है। नहीं साहब, मुंबई सरकार के बारे में तो यहाँ तो कर्नाटका में वो चला रहे हैं ना। अरे साहब छोड़िए, कौन मुंबई की बात करता है, हम मोदी के पक्ष में है। तो ये जो मुंबई सरकार कर्नाटका में चली है वो बेहद अलोकप्रिय सरकार है। मैं सर्वेक्षण के आंकड़े आपको दिखा दूं। सर्वेक्षण में पूछा गया था लोगों से कि आपके ख्याल से कर्नाटका की मुंबई के नेतृत्व में चल रही बीजेपी सरकार को एक और मौका दिया जाना चाहिए। परिणाम देखिए आप, सर्वेक्षण में क्या कहा लोगों ने
सर्वेक्षण में जिन लोगों ने अपनी राय दी, कई लोग तो कन्नी काट गए कि नहीं नहीं कुछ राय नहीं दे सकते, लेकिन जिन लोगों ने राय दी, आप ये ग्राफिक देखिए, ये ग्राफिक बताता है कि जिन लोगों ने राय दी उनमें से 2/3 लोग इसके पक्ष में हैं कि ये सरकार जानी चाहिए, मतलब सरकार के विपक्ष में। सरकार के पक्ष में सिर्फ 1/3 लोग हैं। तो ये जो नीला बड़ा सारा आ रहा है, 2/3 लोग कह रहे हैं कि इस सरकार को दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ये सामान्यतः हो जाता है जहां 3 पार्टियां होती हैं, वहां सरकार के अगेंस्ट 50% के करीब लोग सामान्यतः हो जाते हैं, लेकिन ये 2/3 है, बहुत ज्यादा। फिर लोगों से एक और चीज हमने पूछी कि साहब ये बताइए कि आपका जो एमएलए है, क्या इसको एक मौका मिलना चाहिए? उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि जहां बीजेपी का एमएलए है, उसको सिर्फ 42% कहते हैं कि है, वहां 58% कहते हैं कि इसको मौका मिलना चाहिए, 42% कहते हैं इसको मौका नहीं मिलना चाहिए। जेडीएस वाले बीचों बीच कहीं पे। तो ये तीसरे और चौथे ग्राफिक के बीच में वो जो ग्राफिक था वो आप दिखा दीजिए कि क्या स्थिति है। ये देखिए, ये अंतर। अब इसकी वजह ये भी हो सकती है, कोई कहे भी कांग्रेस के एमएलए ने अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि सरकार तो उनकी थी नहीं, क्या परफॉर्म करते। कहीं ना कहीं ये इशारा है कि इस वक्त हवा है, हवा कांग्रेस के पक्ष में है, हवा बीजेपी के खिलाफ है, इसका इशारा ये बात करती है। सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सरकार की अलोकप्रियता का कारण क्या है? सरकार की अलोकप्रियता का कारण के लिए हमने जब जनता से बात की, सड़क पे पूछा, तो सब कहते हैं साहब लूट खसोट लिया। नाम लेते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे जितनी बुरी स्थिति कोरोना के समय हुई और जितना लूट खसोट इन लोगों ने मचाई, उतना तो किसी ने नहीं मचाई। सर्वे में पूछा गया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है इस प्रदेश की, तो सर्वे में 68% लोगों ने पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे करप्शन, भ्रष्टाचार का नाम लिया। 47% लोगों ने महंगाई का नाम लिया, 34% ने बेरोजगारी का नाम लिया। तो ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो कि लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जब सड़क पे बात करते हैं, लोगों से भ्रष्टाचार के बारे में पूछिए, हर कोई शिकायत करता मिलता है। और महंगाई, महंगाई का तो नाम हर व्यक्ति लेता है। सिलेंडर के बारे में बताते हैं कि साहब इससे तो अच्छा था हमें चूल्हे पे ही छोड़ देते, हमारी आदत खराब कर दी, घर में सिलेंडर पकड़ा दिया और सिलेंडर का दाम कर दिया 1000 रुपये। बताओ हम कैसे चलाएं इस चीज़ को। लोग पेट्रोल और डीजल का दाम बताते हैं, लोग जीएसटी की बात करते हैं, तमाम चीज़ों पे। तो करप्शन और महंगाई लोगों में बहुत इसे दोषी मानते हैं। सर्वेक्षण में पूछा गया कि साहब कर्नाटका की पिछली 4 जो सरकार है, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं आप करप्शन की बात किसी से पूछिए तो हाँ साहब सारे ही करप्ट होते हैं। बीजेपी के वर्कर से पूछिए, कई अपने पिछले 2-3 दिन से पूछा कि साहब ये बताइए, ये जो बीजेपी की सरकार है, ठीक है वोट आप जिसको भी दे रहे हैं, मगर करप्ट है कि नहीं? वो कहते हैं साहब कौन करप्ट नहीं होता, सब करप्ट है, सब बराबर करप्ट है। तो सर्वे में पूछा गया कि बराबर करप्ट है क्या? पिछली 4 सरकारें, संयोग से कर्नाटका की जो पिछली 4 सरकारें हैं वो तीनों पार्टियों की बन चुकी हैं। जनता दल एस.के. कुमारस्वामी सरकार बना चुके हैं, सिद्धरमैया कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी की 2 सरकारें बन चुकी हैं, एक येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में और एक बोम्मई जी के नेतृत्व में। तो सर्वे में चारों का नाम लेके पूछा गया कि ये चारों में से सबसे ज्यादा करप्ट कौन सा है। अब आप इसके आंकड़े देख लीजिए। जब चारों के बारे में पूछा तो लोग नाम ले रहे हैं, ये जो केसरिया इसके अंदर आ रहा है बोम्मई जी का। और मजे की बात है कि 2 नंबर पे भी बीजेपी, वहां पे भी येडियुरप्पा साहब का नाम आ रहा है। तो मतलब सबसे अधिक 4 सरकारों में से सबसे करप्ट और नंबर 2 करप्ट, दोनों में बीजेपी का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोगों की छवि बीजेपी में मुख्यतः करप्ट, और आप से भी सुने सामान्य राज्य नहीं होता कि सरकारी ठेकेदार सरकार के विरुद्ध मोर्चा निकाले, कहें बाबा जितना करप्शन इन्होंने किया, बाकी 10-20% सबको लिया करते थे, तो 40% मांग रहे हैं। तो उसके बाद ये 40% सरकारा, ये यहाँ का की 40% मतलब तक कि किसी
कि बीजेपी वालों ने हमें कहा कि अच्छा तुम मठ वाले लोग हो तो चलो तुम्हें 10% कंसेशन दे देते हैं, 30% तो तुम लाओ, तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब ये हालत हो रही है यहाँ पे। हर चीज के अंदर रेट फिक्स है। मैं नहीं कह रहा कि देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ ये हो रहा है, उत्तर भारत में बहुत जगह होता है, नौकरियों के रेट फिक्स वगैरह रहते हैं। लेकिन ये 40% की बात मैंने पहली बार सुनी, और ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर सड़क पे आके बाकायदा लिख कर मीडिया में प्रोटेस्ट करते हैं, ये मैंने पहली बार सुना। तो खैर भारी करप्शन का मुद्दा यहाँ पे है। और इसके अलावा कर्नाटका के जो लोगों के मुद्दे हैं उसमें ये तो कांग्रेस के, ये बीजेपी के प्रति गुस्से का कारण मैंने बताया। एक दूसरी तरफ पॉजिटिव कारण है। पॉजिटिव कारण ये है कि कांग्रेस ने कुछ नए वादे किए। कांग्रेस ने 4 गारंटियां लोगों को दी। एक गारंटी है जिसको बोलते हैं गृह लक्ष्मी, परिवार की, हर परिवार में एक जो मुखिया महिला है उसको दिया जाएगा, उसको महीने के 2000 रुपए दिए जाएंगे। उस स्कीम के बारे में इस सर्वे में पूछा कि भाई आपको विश्वास है? अब उसमें 1/3 लोगों को, 1/3 लोग कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने सुना भी है, उनको भरोसा भी है। उधर ये गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में 35% कह रहे हैं, 34% कह रहे हैं कि सुना तो है लेकिन पता नहीं लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, और 31% कह रहे हैं कि सुना ही नहीं है। महिलाओं में इसकी संख्या ज़्यादा है। याद रखिए ये सर्वे कोई 10 एक दिन पहले पूरा हो गया था और 1 महीने भर से सर्वे चल रहा था, तब तक सारे लोगों को सूचना नहीं थी। पिछले कई दिनों से घूमते घामते हम सब लोगों से पूछ रहे हैं कि अच्छा आपने महिलाओं से खास तौर पर गृह लक्ष्मी के बारे में सुना है? काफ़ी महिलाओं ने सुना कांग्रेस की ये जो स्कीम, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री को अपने भाषण में इस पे अटैक करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं जिस पार्टी की कोई वारंटी नहीं है वो दूसरों को क्या गारंटी देगी, इत्यादि ये सब बातें कर रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक स्पष्ट वायदा है, 2000 रुपये परिवार की मुखिया को, 200 रुपये बिजली की यूनिट फ्री, साथ में कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो ग्रेजुएट है उसको 3000 रुपये अगर बेरोजगार है तो, और जो जिसने डिप्लोमा किया हुआ है उसको 1500 रुपये दिया जाएगा। तो दोनों बातें वो उसके बारे में करते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से वायदे किए जा रहे हैं, और इन वायदों और अंत में राहुल गांधी ने एक 5वां वायदा और कर दिया है कि महिलाओं को बस के अंदर फ्री ट्रेवल करने दिया जाएगा। तो इन सब वादों का भी असर जनता पे हो रहा है। ये कुल मिला के हमें सर्वेक्षण से पता लगता है। लेकिन सवाल होता है कर्नाटका की सामाजिक स्थिति का, क्योंकि जब भी ये बात होती है, हमारा कुछ ऐसा हो गया ना आजकल हर चीज़ के अंदर भाई वो, और मीडिया में भी आजकल काफ़ी चल गया, फला जाति के लोग आ गए हैं, फला जाति का चल रहा है, वो जाति तो इसके पक्ष में जाएगी ही। और हमने कुछ ऐसा किया है कि सारे चुनाव को सिर्फ जाति के खेल में रिड्यूस कर दिया है। कई बार मुझे इसमें अपराध बहुत दुष्ट लगता है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार टीवी के ऊपर जो बातें अखबार में लिखी जाती थी उनको टीवी पे आंकड़े देख के बताना शुरू किया था। तो मुझे कभी कभी लगता है कि अच्छा ये पाप की शुरुआत हमसे हुई थी क्या, कि अब लोग हमेशा चुनाव को सिर्फ जातियों में ही देखते हैं। तो खैर जाति समीकरण के तौर पे यदि मैं आपको कहूँ तो कर्नाटका में कुल मिला जो मुख्य जातियाँ, अगर जातियों का विश्लेषण करें, मुख्य जातियाँ जो कि बीजेपी के पक्ष में हैं, सर्वे की एक अच्छी चीज़ होती है कि वो आपको एक तरह से एक्सरे करके दिखा देती है। मुख्य जातियां जो बीजेपी के पक्ष में है, कर्नाटका की अपर कास्ट बहुत कम है, कर्नाटका में 10% से भी कम है, ब्राह्मण और कुछ और जातियां, वो बिल्कुल धड़ल्ले से बीजेपी के पक्ष में है आज भी। दूसरा लिंगायत पहले 60-65% बीजेपी के पक्ष में होते थे, इस चुनाव में कोई 53% यानी कि कम दिखाई दे रहे हैं। 2 और जातियां हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में है, मराठा और टीगा, ये दोनों ओबीसी हैं। ये मिला के बीजेपी के पक्ष में, ये बीजेपी के पक्ष वाले। उधर कांग्रेस के पक्ष में देखिए, कर्नाटका में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अहिंदा। अहिंदा मतलब कर्नाटका की मुख्य लिंगायत और अपर कास्ट, इन तीनों को छोड़ के जितनी भी जातियां हैं, यानी कि समाज के दबे हुए वर्गों की जातियां, वो सब कांग्रेस के पक्ष में है। तो आप दूसरा टेबल देखिए जो बताता है कि कांग्रेस के पक्ष में कौन सी जातियां हैं, और तमाम समाज की जितनी पिछड़ी जातियां हैं आप इसमें देखेंगे। कुरुबा जो कि पशुपालक समाज जो होता है, जहाँ से खुद सिद्धरमैया जी आते हैं,
कुरुबा समाज उसमें है, दलित समाज उसमें है। जी, वो दूसरी टेबल हमने देखनी थी ना। कुरुबा समाज है, उसमें दलित भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें दलितों के 2-3 वर्ग। कर्नाटका में दलित को लेफ्ट और राइट बोला जाता है, यानी कि जो राइट में वो जो कि दलितों में थोड़ा सा ऊंची श्रेणी के हैं, और लेफ्ट वो जो कि दलितों में थोड़ा सा और कमजोर माने जाते हैं। ये सब वर्ग कुल मिला के कांग्रेस के साथ हैं। ये तस्वीर दिखाई देती है। एक बड़ी जाति जिसका आपने जिक्र इसमें नहीं देखा होगा वो है वोकलिगा। वोकलिगा एक तरह से मैं अपने साथियों को भी बता रहा था, कर्नाटका के जाट किसान हैं, भूमि है और राजनीति में अच्छा दबदबा रखते हैं इस इलाके में, खासतौर पर जिस इलाके में इस वक्त मैं बैठा हूँ। ये वोकलिगा समाज के दबाव वाला इलाका है। उनका रुझान हमेशा जनता दल एस की तरफ रहा है। इस बार का सर्वेक्षण दिखाता है कि जनता दल एस और कांग्रेस मोटे तौर पे बढ़ा। जनता दल एस थोड़ा आगे है, कांग्रेस थोड़ा पीछे है, लेकिन इन दोनों का वहां पे एक पहुंच है। ये कर्नाटका की सामाजिक समीकरण है। मोटी बात ये कि इस चुनाव में जो कर्नाटका का निचला 2/3 तबका है वो एक इसके साथ हो गया सामाजिक। इसको आप वर्ग में देखिए, क्लास में। आमतौर पे क्योंकि केवल जाति की चर्चा होती है और लोग अमीर गरीब की चर्चा करना आजकल बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों। अब आप देखिए कितना स्पष्ट रूप से चुनाव अमीर गरीब का है। इस सर्वे में बताया कि अमीर किसको वोट दे रहे हैं, गरीब किसको वोट दे रहे हैं। अब आप बिल्कुल सीधा देखिए इक्वेशन क्या है। जैसे जैसे गरीब होते जाते हैं, जैसे जैसे अमीर हैं, उनमें जी ये कास्ट कम्युनिटी वाला नहीं, अगर आप क्लास वाला दिखाएं, एक दूसरा ग्राफिक है जो कि क्लास दिखाता है, वेरी पुअर, पुअर, ये सब दिखाता है। तो जैसे जैसे जी नहीं, इसका एक दूसरा ग्राफिक है जो आप अभी देखेंगे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अमीर तबका है और जो अपने आप जो मिडिल क्लास है, उन दोनों में तो बीजेपी कहीं कांग्रेस के नज़दीक है। अमीरों में तो बीजेपी कांग्रेस से आगे है, और जो मिडिल क्लास है उसमें कांग्रेस के मोटे तौर पे बराबर है। लेकिन उसके नीचे के जो तीनों वर्ग हैं, जी ये देखिए, लोअर मिडिल क्लास, पुअर और वेरी पुअर, ये तीनों में कांग्रेस कहीं आगे है। मतलब गरीबों में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। और ये जो ऊपर के 2 तबके हैं, अमीर और मध्यम वर्ग, ये दोनों मिला के 15-20% भी नहीं है। अगर ऊपर के तीनों तबके भी मिला दें तो ये 40% है, और नीचे के जो 2 हैं वो आबादी में 60% है। गरीब और अत्यंत गरीब जो हैं, ये आबादी के 60% लोग हैं कर्नाटका में, और उनमें कांग्रेस को भारी बढ़त है। तो ये जो गरीबों का ये चुनाव केवल जातियों का नहीं है, केवल लिंगायत ओकलिगा का नहीं है, ये चुनाव गरीब का चुनाव है। और गरीब जम के इस वक्त कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। जहाँ पे भी आप जाइए घूमते हुए, जहाँ हम एक छोटी झुग्गी में चले जाते हैं, जहाँ छोटे घर में चले जाते हैं, दलित मोहल्ले में चले जाते हैं, किसी गरीब से बात करते हैं, सब जगह। और याद रखिए, जातियों में भी गरीबी अमीरी का खेल है। यानी कि लिंगायत जिनको बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ माना जाता है, लिंगायतों में जो गरीब हैं वो ज़्यादा कांग्रेस की तरफ झुके हुए हैं। दलितों में जो अमीर हैं वो ज़्यादा बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। तो ये वर्ग गरीब अमीर का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। और एक कारण कांग्रेस के आगे होने का इस वक्त ये है कि कर्नाटका के गरीब बिल्कुल निर्णायक रूप से इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं। ये तो रही चर्चा सर्वे की, पर जाते जाते एक मजेदार बात जरूर बता दूं। जब सर्वे आया तो उसके बाद हमने बताया, सर्वे आने के बाद हम लोगों ने ये, जब मैंने सर्वे को ट्वीट कर दिया कि ईदिना नामक एजेंसी है, इसने सर्वे किया, तो ये बीजेपी वाले टूट पड़े हमारे ऊपर। बीजेपी के एक नेता है, राजीव चंद्रशेखर जी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने मुझे गाली देते हुए कुछ किया, बौखला गए। फिर बीजेपी के एक महत्वपूर्ण नेता, राजीव चंद्रशेखर मंत्री है लेकिन बीजेपी संगठन में वैसी स्थिति नहीं है, बीएल संतोष नामक बीजेपी के नेता है, जिन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा कि ये योगेंद्र यादव ने सर्वे करवाया है, और करवाया नहीं है, इसको बैठ के कहीं कुकअप किया है, मतलब मनगढ़ंत सर्वे है इत्यादि। सो हमें लगा कि चलिए इतना महत्वपूर्ण वो उसको मान रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत सर्वे है, तो ईदिना वालों ने उनको एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख के उनको आमंत्रण दिया कि आप कह रहे हैं ना मनगढ़ंत सर्वे है,
आप एक बार हमारे दफ्तर आ जाइए, हम आपको बता देते हैं कहाँ गए हम आपको गाँव का नाम भी बता देंगे, आप जाके चेक करवा लेना कि मनगढ़ंत है कि नहीं है। और जिन लोगों ने सर्वे किया हम आपको उनसे भी मिलवा देंगे, आप मिल तो लीजिए। अब तक संतोष जी का जवाब नहीं आया है। दिक्कत ये है कि सब तरफ लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई सर्वेक्षण, और ये आज की नहीं पहले की बात, हमेशा ये रहा है। जब मैं एकेडमिक सर्वे भी किया करता था, मुझे याद है 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए, मैंने जाके उसके बारे में लिखा कि कितनी कितनी शर्म की बात है देश के लिए। उसके 6 महीने बाद चुनाव हुआ। चुनाव में मोदी बहुत आगे थे, तो हमने सर्वे करके कहा मोदी जी आगे हैं और ये चुनाव जीतने वाली है बीजेपी धड़ल्ले से। तो हमारे तमाम दोस्तों ने मुझे इतनी गाली दी, अरे तुम भी मोदी के भक्त हो गए हो, तुम भी उसके पक्ष में लिख रहे हो। मैंने कहा भैया पक्ष में नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये एक अनुमान है, इन दो चीज़ों को अलग कीजिए। मैं क्या चाहता हूँ और क्या होने वाला है, दो अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं मानता, सर्वेक्षण में कोई नहीं मानता कि आप, सब लोग मान के चलते हैं कि नहीं नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुम उसके पक्ष में हो। मामला सिर्फ पक्ष में भी नहीं रहता, लोग तो उससे भी आगे बढ़ के फलां की दलाली कर रहे हो, उससे पैसा खाया है, ये वो। तो मैंने ईदीना वालों को बोला कि भैया अगले 2 हफ्ते खूब गाली गलौज होगी, सर नीचा कर लो और चुपचाप से गाली गलौज सुन लेना। और अगर आपका सर्वे ठीक है, आपने ईमानदारी से काम किया है, अपनी बात को रखिए, 10 दिन 15 दिन गाली खाइए और 13 तारीख को हो सकता है आप मुस्कुरा रहे हैं। जब से मैं कर्नाटका में घूम रहा हूँ, जमीन पे घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, कम से कम मुझे तो जमीन पे देख के यही लग रहा है कि ईदिना का जो सर्वेक्षण है वही बात बिल्कुल सही है। जमीन पे साफ एक हवा इस वक्त दिखाई दे रही है और ये भी संभावना हो सकती है कि ईदिना का सर्वे गलत निकले एक दूसरे मायने में, यानी कि कहीं ये भी संभव है कि कांग्रेस इससे भी आगे निकल जाए, बीजेपी इससे भी नीचे चली जाए। क्योंकि एक बार जब हवा चलनी शुरू होती है ना इलेक्शन में, फिर उसका पता नहीं होता कि कौन कौन से इमारत उसके सामने ढह जाए। कर्नाटका में चुनाव है, देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, चूंकि 2024 का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इसलिए मैं, हम तमाम साथी यहाँ कर्नाटका में बैठे हैं, सीख रहे हैं कर्नाटका की जनता से, सीख रहे हैं कि जो जन आंदोलन है वो चुनाव में कैसे दखल दे सकते हैं। सीख रहे हैं कि इस देश के पर जो आसन्न संकट है उस संकट का कैसे मुकाबला किया जाए। बहुत बहुत